नमस्कार मित्रों। भूगोल के अध्ययन की श्रृंखला में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन ने हमने भारत के भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। भौतिक वर्गीकरण भारत का 5 भागों में किया गया। सबसे पहला पढ़ा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती मैदानी भाग, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा तटवर्ती मैदान और पांचवा द्वीपीय प्रदेश। इनकी चर्चा के बाद में हमने पढ़ा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उसका भी वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया था, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में। क्षैतिज की बात की जाए तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बाद में ट्रांस हिमालय के भी 3 भाग हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसके अलावा इसके बारे में एक और प्रश्न बनता है कि इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। ये चारों श्रेणियां ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का भाग है। उसके बाद में दूसरी वर्गीकरण पढ़ते हैं, महान हिमालय का वर्गीकरण हिमालय के तौर पे ही किया जाता है। उसका पहला हो जाएगा महान हिमालय, या उसे वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और उसका दूसरा पार्ट हो जाएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा पार्ट हो जाएगा बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। इसके अलावा पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से भी एक वर्गीकरण मिलता है, और सिडनी बुरार्ड महोदय ने हिमालय का वर्गीकरण प्रादेशिक आधार पर किया था और उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा। वो भी देख लेते हैं, कल वाला थोड़ा रिवीजन के तौर पे वापस। यानी भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया? 5 भागों में। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो कि ये वाला भाग है ऊपर वाला, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फिर बात करें दूसरा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश के रूप में, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था थोड़ा, और इसी का ही भाग है मध्यवर्ती मैदानी भाग का थार का मरुस्थल। इसके अलावा यह तटीय क्षेत्र के पास स्थित मैदान है, इसको तटवर्ती मैदानी प्रदेश के नाम से विभाजित किया गया। और जो बीच का एक त्रिभुज के रूप में, ट्राइंगल के रूप में है, वह प्रायद्वीपीय पठार के रूप में है। और इसके अलावा छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। पहला टॉपिक कल किया था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और इसमें भी हमने पढ़ी थी श्रेणियों में। सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, उसके बाद में लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसके अलावा ये कैलाश श्रेणी। ये चारों किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय के। इसके बाद में हमने वृहद हिमालय पढ़ा था, और वृहद हिमालय एक सतत श्रृंखला के रूप में है। और इसका प्रारंभ सिंधु नदी के गर्ज से प्रारंभ होता है तीस्ता नदी तक, और उसके बाद में पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में। इसके बाद में लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय कटिबटी श्रेणियों के रूप में है, ये एक निरंतर नहीं है। इसके बाद शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी निरंतर रूप में पाई जाती है। हिमालय का नदी के आधार पर विभाजन करने वाले कौन थे? सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया, जिसमें तो पहले सबसे उत्तरी पश्चिमी भाग है, वो तो कहलाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। और ये मध्यवर्ती भाग है जो गंगा यमुना नदियों का उद्गम स्थल वाला, ये कुमाऊं हिमालय। और सबसे बड़ा भाग है जो नेपाल हिमालय है, और इसकी ऊंचाई भी सर्वाधिक पाई जाती है, और इसी पे माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल हिमालय। और पूर्व वाला भाग है, उत्तर पूर्व में स्थित है, वो है असम हिमालय।
अब नदियों की बात की जाए तो ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है? पंजाब हिमालय सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक, और कुमाऊं हिमालय सतलज से लेकर के काली नदी तक, और नेपाल हिमालय काली से लेकर तीस्ता नदी तक, और असम हिमालय हो जाएगा तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। इस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। ये तो हो गया पंजाब या कश्मीर हिमालय, बीच वाला भाग हो गया कुमाऊं हिमालय, और ये नेपाल हिमालय सिक्किम तक उत्तराखंड से लेकर के, और जो अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है सिक्किम का कुछ भाग वो हो जाएगा असम हिमालय। इनके बारे में तो कल हमने अध्ययन कर लिया था, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की बात की जाए तो कौन कौन सी है? तो टाइगर हिल्स पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनका नाम 4 प्रमुख जनजातियों के नाम पे पड़ा। और 4 जनजातियां कौन कौन सी थी? तो डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। ये चारों जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और इन जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया। ये चारों पहाड़ियां किसका भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है, क्योंकि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि शिवालिक श्रेणी सतत रूप में न होकर के अलग अलग भागों में खंडों में विभाजित है। अरुणाचल प्रदेश में विखंडित विस्तार है जो कि उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए इसके अलावा और पूर्वोत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, पटकाई बूम इसके जस्ट पूर्वी भाग में अरेकान योमा पर्वत श्रृंखला है। नागा पहाड़ियां जो कि म्यांमार का भाग है अरेकान योमा, नागा पहाड़ियां नागालैंड में है और ये भी नागा जनजाति के नाम पे पड़ा। लेमाटोल, लेमाटोल मणिपुर में है, और मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में, ब्राइयल असम में, रेगमा और मिकिर ये पहाड़ियां भी असम में ही पाई जाती हैं। इसके अलावा मेघालय में पाई जाने वाली 3 पहाड़ियां जो कि सर्वाधिक वर्षा हेतु उत्पन्न दशाएं प्रदान करती हैं, यानी कीपाकार पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये हिमालय क्षेत्र में विद्यमान होते हुए भी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है, और इनका कर्मश पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, यानी हिमालय का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग का, क्योंकि ये इसके पास ही शिलोंग का पठार है, और शिलोंग का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग और चेरापूंजी है। चेरापूंजी और मासिनराम, चेरापूंजी और मासिनराम 2 ऐसे स्थल हैं जहां पे भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर के आसपास, और ये 1200 सेंटीमीटर वर्षा के साथ ही भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। पूरा का पूरा मेघालय पठारी क्षेत्र है और मेघालय में मैदान नहीं है। इसे पूरे पठार को सम्मिलित रूप से हम मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार कहते हैं, और शिलोंग का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। शिलोंग के पठार में ही गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए तो कल हमने यहीं पे छोड़ा था कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से दर्रे हैं, हिमालय पर्वत में पाए जाने वाले दर्रे। दर्रे की बात की जाए तो कुछ भाग भारत का 62 के युद्ध में और कारगिल के समय चीन और पाकिस्तान के अधीन चला गया था, वो वाला भाग भी भारत के मानचित्र में प्रदर्शित होता है, और ये दर्रे हैं वो उसी क्षेत्र में स्थित है, यानी ये तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मिनटेक दर्रा, बुर्जिल दर्रा, कारगिल, लेह, खारदुंगला, बाड़ा लाचाला, ये तो बाड़ा लाचा और शिपकिला ये तो हिमाचल प्रदेश में है। अगहिल, काराकोरम, खारदुंगला ये किस में? लद्दाख क्षेत्र में। और श्रीनगर दर्रा, जोजिला दर्रा और पीर पंजाल दर्रा ये है जम्मू में। बनियाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। रोहतांग,
रोहतांग दर्रा एचपी में, ये थांगला दर्रा और नीति, मान्ना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में है। यानी इसके लिए ट्रिक याद रखनी है, मालानी, मालानी, मान्ना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, और ये तीनों कहां पे है? उत्तराखंड में। और हिमाचल प्रदेश के दर्रों के लिए हमें एक ट्रिक ध्यान रखनी है, सीरो बड़ा, सीरो बड़ा। सी का मतलब हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा, रो का मतलब हो जाएगा रोहतांग, रोहतांग दर्रा, और बड़ा का मतलब हो जाएगा बड़ा लाचा। इसके बाद दार्जिलिंग की बात आती है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, और इसके बारे में हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में कि दार्जिलिंग में एकमात्र नैरो गेज लाइन चलती है रेलवे के संदर्भ में। इसके अलावा दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, और दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है स्वास्थ्यवर्धक स्थल के रूप में। और सिक्किम के दर्रे की बात की जाए तो नाज है सिक्किम पे, क्योंकि ये जैविक राज्य है, और जैविक राज्य के लिए हमें ध्यान रखना, एक तो नाथुला दर्रा, सिक्किम जैविक राज्य बना इसलिए हमें सिक्किम पे क्या है? नाज है, और जे मतलब जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में बोधिया लोग निवास करते हैं। बोधिया का मतलब हो जाएगा, वो का मतलब बोमीडला दर्रा, बोमीडला। दी का मतलब दीपू दर्रा और यांगियाप दर्रा। ये तो हो गई दर्रों की बात। इसको वापस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में दो दर्रे ध्यान रखना। सिक्किम पे क्या है? हमें नाज है, तो एक तो दर्रा हो जाएगा नाथुला और दूसरा हो जाएगा जेलेपला। इसके बाद में हमें ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो बोमीडला, यानी अरुणाचल प्रदेश के लोग या ट्रिक हो जाएगी नाज, और यहाँ पे ट्रिक याद रखना बोधिया। बोधिया का मतलब हो जाएगा बोमीडला, दीपू दर्रा और यांगियाप दर्रा, यांगियाप दर्रा। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है एचपी के, और एचपी की ट्रिक है सीरो बड़ा, सीरो बड़ा। सिरोक बड़ा का मतलब हो जाएगा, सी का मतलब सिपकिला, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। इसके अलावा ध्यान रखना है उत्तराखंड के बारे में एक ट्रिक है, मालानी। वैसे मालानी क्षेत्र बाड़मेर में पड़ता है, जहां के घोड़े प्रसिद्ध है। माना दर्रा, नीति दर्रा
और लिपुलेख दर्रा। ये तो हो गई इन दर्रों के बाद। जम्मू कश्मीर के बारे में हो गई पीछे वाली, कारगिल दर्रा, लेह दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये तो हो जाएंगे लद्दाख में श्रीनगर, जोजिला और पीर पंजाल, ये हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जम्मू में बनिहाल दर्रा हो जाएगा साथ में। अब बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट पार्ट है आज हमारा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की बात की जाए तो मैदान का निर्माण भारतीय भौगोलिक स्वरूप में सबसे नवीनतम है। नवीनतम होने का कारण क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति हुई उस समय बीच में भूसन्नतियों या ब्रंश घाटियों का निर्माण हुआ। उस ब्रंश घाटी के रूप में मैदानी भाग के क्षेत्र में पहले गहरी खाइयां विद्यमान थी। धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा मृदा का अपरदन किया गया और अपरदन करके अपक्षय की क्रिया के द्वारा निक्षेपण यानी जमाव के द्वारा, मिट्टी के निरंतर जमाव के द्वारा एक समतल भूभाग का निर्माण हुआ और वो समतल भूभाग हमारे सामने एक मैदान के रूप में निर्मित हुआ। इन मैदानों के निर्माण में मुख्यतः 3 नदी तंत्रों का योगदान है। और 3 नदी तंत्र कौन कौन से हैं उनकी बात की जाए तो एक तो हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र, जो कि उत्तर पश्चिम मैदान का निर्माण करता है। मध्यवर्ती भाग में गंगा नदी तंत्र और उत्तर पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैदान का निर्माण करता है। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ शब्दावली हैं और वो भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो ये है पर्वतीय क्षेत्र, इन पर्वतों से निकलती हैं नदियां, नदियों की उत्पत्ति हुई और ये नदी धीरे धीरे जाती है। अब जैसे ही यहां से बर्फ पिघली और नदी का जल आगे की ओर फ्लो करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो इस क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं और इन कंकड़ पत्थरों के अंदर नदी विलुप्त अवस्था में चलती है, हमें कोई पता नहीं चलता, यानी धरातल पर दिखाई नहीं देती है। ये वाला क्षेत्र बाबर कहलाता है। जैसे जैसे नदी इन कंकड़ों के पत्थर के माध्यम से आगे बढ़ती है तो समतल मैदान आता है। समतल मैदान में नदी बाहर प्रदर्शित होती है, यानी दिखने लग जाती हैं, वो क्षेत्र कहलाता है तराई। वैसे तर शब्द का मतलब ही होता है भर जाना, यानी पानी का भराव, यानी यहाँ पे दिखाई देता है समतल जगह, वो क्या कहलाता है तराई। तराई क्षेत्र में नदी दिखने लग जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे नदी आगे चलती जाती है। तब बीच में एक जलोढ़ मिट्टी का जमाव होता है, उसे कहा जाता है खादर, और एक शब्द होता है बांगर। पहले बांगर होता है और बाद में खादर होता है। बांगर का मतलब होता है ऐसे जलोढ़ मिट्टी का जमाव जो पहले हो गया है, यानी नवीन नहीं है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। और सीधे शब्दों में बात की जाए तो यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे नदी की बाढ़ का जल कभी कभार जाता हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है बांगर। वहां पे बांगर मिट्टी का निर्माण होता है। और बांगर से जस्ट ढलान वाले भाग में खादर जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। ऐसा समतल भूभाग जहां पे नदी के बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष जाता है और नवीन मृदा निक्षेपित कर देता है, वह वाला भाग वह वाली मिट्टी क्या कहलाती है खादर मिट्टी कहलाती है। और ये किस प्रकार की मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी है, खादर मैदान का निर्माण होता है। इसके बाद में ये नदी जैसे ही ये वाला भाग बंगाल की खाड़ी का है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले नदी, यानी ये गंगा नदी का उदाहरण के रूप में बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ही नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है
उससे पहले नदी कई वितरिकाओं में विभाजित होती है, और इस वितरिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है? डेल्टा। एक शब्द होता है पैरा डेल्टा। पैरा डेल्टा पैरा डेल्टा का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो डेल्टा से पहले, और दो अब यानी दो नदियां चल रही हैं, डेल्टा के में अलग अनेक वितरिकाएं उत्पन्न होने से पहले सॉरी अनेक वितरिकाओं के विभाजित होने से पहले और दो आब के बीच का जो मिट्टी का जमाव होता है, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पैरा डेल्टा कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी इसके संदर्भ में। ये वाला भाग मैदानी प्रदेश है। अब इस मैदानी प्रदेश को भी तीन भागों में बांटा गया। एक तो पंजाब का मैदान, और पंजाब का मैदान किसका भाग है? पंजाब का मैदान सिंधु नदी तंत्र का भाग है, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी है सतलज। वैसे सिंधु नदी का मैदान तो मुख्यतः पाकिस्तान में पाया जाता है, लेकिन सिंधु की सहायक नदी सतलज का मैदान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा मैदान की बात की जाए तो गंगा का मैदान, और तीसरे की बात की जाए तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः असम राज्य में विद्यमान है। वैसे गंगा के मैदान को भी तीन भागों में बांटा गया अलग अलग: उत्तरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। प्रादेशिक विभाजन बात की जाए तो कौन कौन सा मैदान है? सिंधु का मैदान, दूसरा हो जाएगा गंगा का मैदान, और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखो, बात करते हैं सिंधु के मैदान की। सिंधु के मैदान की बात की जाए, ये मानसरोवर तिब्बत से उद्गमित होकर के सिंधु इस प्रकार से होते हुए ये अरब सागर में गिरती हैं, और इस नदी पे सर्वाधिक नहरें विकसित हुई है पाकिस्तान में। इसके अलावा देखो, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, वो नदियों के बारे में तो नदी टॉपिक में अलग से पढ़ लेंगे। इसकी सहायक नदी है झेलम। झेलम और सिंधु के बीच में एक आब का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब। आब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। सिंधु झेलम, झेलम के बाद में चिनाब। चिनाब और झेलम के बीच में शाहज दोआब का निर्माण होता है। फिर आता है रवि और झेलम के बीच में, रवि और चिनाब के बीच में रचना, रचना दोआब। और इसके बाद में आती है सतलज। और एक नदी आती है व्यास। व्यास और रवि के बीच में बारी दोआब, और व्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब। हमें इन पांच आबों के नाम ध्यान रखना। सबसे पहले तो सिंधु से झेलम, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में चाज दोआब। चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब। रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब, और सतलज और व्यास के बीच में बिष्ट दोआब। और इसके अलावा ये इंडो गंगेटिक
प्लान कहलाता है, यानी गंगा नदी का मैदान है, वो गंगा नदी का मैदान के नाम से ही जाना जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया मुख्यतः, जो बात हमने अभी की थी। नेक्स्ट, अब देखो ये पढ़ा था हमने अभी बाबर और तराई के बारे में। ये वाला है हिमालय क्षेत्र। जैसे ही हिमालय क्षेत्र से नदी उद्गमित हुई और धीरे धीरे नदी का जल आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो ये नदी का जल है क्या, विलुप्त अवस्था में। और विलुप्त अवस्था में होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, क्योंकि तीव्र ढाल है, और तीव्र ढाल के कारण क्या होता है कि नदी भारी मात्रा में कंकड़ पत्थरों को अपर्दित करती है, और अपर्दित करके वो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र से खिसक करके निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं, और निचले क्षेत्र में निरंतर जमाव होने के कारण नदी का जल अदृश्य हो जाता है, और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, बाबर कहलाता है। जैसे ही बाबर क्षेत्र से नदी बाहर धरातल पर दिखाई देने लगती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तराई, क्योंकि यहाँ पे नदी क्या हो गई, दिखाई देने लग गई। ये क्या कहलाया, तराई, तराई। और बाढ़ का पानी जहाँ पे सामान्यतः प्रत्येक वर्ष नहीं जाता है, ऐसी स्थिति में जिस मिट्टी का जमाव होता है, यानी यहाँ प्रत्येक वर्ष नवी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, वो तो हो जाएगा बांगर। और ऐसा क्षेत्र जहां पे बाढ़ का जल हमेशा जाता है, प्रत्येक वर्ष जाता है, वो हो जाएगी खादर, क्योंकि नई नई जमीन, नई नई मिट्टी आती है और मिट्टी में उपजाऊ क्षमता ज्यादा होती है, इस कारण ये कृषि हेतु उपयुक्त दशाएं उत्पन्न करती हैं। और इसके अगले वाला भाग हो जाएगा हमारा डेल्टा। डेल्टा में क्या होता है, नदी अनेक वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये सारा किसका भाग है, मैदानी प्रदेश का। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीप पठार की बात की जाए तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार होने का कारण क्या है, इस वाले भाग में तो आ गई अरावली पर्वतमाला, और ये प्रायद्वीपीय पठार के आसपास पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की ओर अरब सागर है। पूर्व की ओर अरब सागर, और इस अरब सागर की तरफ भी एक पर्वतमाला है, पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला, और इधर है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। और इसके बीच में जो ज्वालामुखी के लावा द्वारा निर्मित एक प्रायद्वीपीय आकृतियां हैं, एक होता है लावा और एक होता है मैग्मा, यानी ज्वालामुखी उद्गार से पूर्व जो जमीन में गर्म पदार्थ होता है वो कहलाता है मैग्मा। और जब ये धरातल पर आकर के एक समतल मैदान के रूप में जमा हो जाता है, लेकिन धरातल पर मैदान की अपेक्षाकृत ऊंचा होता है और ऊपरी भाग इसका क्या होता है, सपाट होता है, तो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। वैसे प्रायद्वीप की पठार कहलाता। और प्रायद्वीप की बात की जाए तो ऐसा स्थल खंड जो 3 ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। परिभाषा देख लेते हैं पहले इसकी। प्रायद्वीप ऐसा स्थलीय क्षेत्र, स्थलीय भूखंड जो 3 ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो, जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीप कहलाता है। बात करें पठार की तो ज्वालामुखी लावा के जमाव द्वारा निर्मित स्थलाकृति
जो मैदान की अपेक्षाकृत ऊंची हो, जो मैदान की अपेक्षाकृत ऊंची हो तथा ऊपर से समतल हो, तथा ऊपरी भाग समतल हो, पठार कहलाता है। नेक्स्ट बात की जाए पठार के कौन कौन से भाग हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भाग, इसके भी दो भाग हैं, एक तो मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार के भाग, और दूसरा हो जाएगा पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले इस वाले भाग में यह है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के जस्ट पास में ही है इधर वाले भाग में मालवा का पठार, मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार। और इधर वाले भाग में हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड। नीचे वाले भाग में छत्तीसगढ़ के आसपास हो जाएगा बंगेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इसके अलावा एक हो जाएगा रांची का पठार, रांची का पठार। इसका दूसरा नाम मिलता है हमें छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा इस भाग में हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, जो मुख्यतः मेघालय में स्थित है। इसलिए मेघालय में स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, मेघालय का पठार भी कहा जाता है। गारो खासी और जयंतिया किसका भाग है, शिलोंग के पठार का। इसके अलावा यहाँ पे तेलंगाना का पठार, नीचे वाले भाग में तेलंगाना का पठार। वैसे यहाँ पे पठारी भाग की बात की जाए तो लद्दाख में भी पठारी भाग मिलता है लेह के आसपास में, और वो वाला शीत मरुस्थल के रूप में उभर के आया। इसके अलावा पहाड़ी प्रदेश की बात की जाए तो ये वाला भाग तो अरावली पहाड़ी प्रदेश हो गया, जो कि हम मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें उसका भाग है मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है कौन, अरावली पर्वतमाला। इसके अलावा ये वाला भाग है विंध्याचल का पठार, सॉरी विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला। और इनके बारे में भी एक क्रम पूछता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। तो विंध्याचल, विंध्याचल के जस्ट दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी, और नर्मदा के जस्ट दक्षिण में हो जाएगी सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा के जस्ट नीचे वाले भाग में हो जाएगा ताप्ती नदी। और ये दोनों नदियां ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसके अलावा ये
पश्चिमी भाग में एक सतत रूप में पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला। और इसका दूसरा नाम मिलता है हमें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। और ये है इधर वाले भाग में पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, जो कि एक सतत रूप में न होकर के अनेक टुकड़ों में बंटी हुई है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। अब देख लेते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं पठारी प्रदेश में। यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है इस प्रकार से, और इनमें विंध्य की पहाड़ियां, बांडेर की पहाड़ियां, कुमेर की पहाड़ियां, कुमेर या कैमूर की पहाड़ियां भी नाम मिलता। इस वाले भाग में सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, और ये इन दोनों के बीच में ब्रंश घाटी में नर्मदा नदी चलती है। इधर वाले भाग में देख लिया हमने कौन सी नदी है, तो सॉरी कौन सी पर्वत श्रृंखला, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली का प्रारंभ गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसके अलावा इस भाग में हमने देखी अभी पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला, पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला। और पूर्वी भाग में इस प्रकार से कटी बुट्टी पहाड़ियां हैं, और कटी बुट्टी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की पहाड़ियां। और इनकी कटी बुट्टी होने का कारण क्या है कि पश्चिम से ये नदियां पूर्व की ओर चलती हैं, और पूर्व की ओर चलने के कारण ये इन पहाड़ियों को बीच में से अपरदित करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि इसका ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पठारी क्षेत्र की बात की जाए तो इधर वाले भाग में हमने देखा था अभी दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और इस वाले भाग में इसका क्रम पूछता है पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। मालवा का पठार, मालवा का पठार। और मालवा के पठार का हिस्सा कौन सा है, हड़ौती का पठार, जो कि राजस्थान में विस्तृत है। इसका उत्तरी भाग यानी जो दक्कन के पठार और मालवा के पठार का हिस्सा है, हड़ौती का पठार, हड़ौती का पठार। इसके अलावा इसके जस्ट उत्तर पूर्व में है बुंदेलखंड का बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और इधर वाले भाग में हो जाएगा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। इधर हो गए शिलोंग का पठार, जिसका दूसरा नाम मेघालय का पठार अभी पढ़ा था, शिलोंग का पठार। और इधर हमने पढ़ा था तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ये तो हो गई पठारी क्षेत्र के संदर्भ में मुख्यतः बातें।
बाकी इसके संबंध में कुछ जानकारी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।